अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे, हंस मुस्कुरा रहे होंगे, शरारतें कर रहे होंगे। शरारतें ज़रूर किया करें। मैं बार बार कहता हूँ जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको मेरे मिजाज का आइडिया है। यू मस्ट मेक मिस्चीव्स। ज़िंदगी में शरारत करने का ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सो कोशिश करें कि जब तक ये टीनेज जवानी का एलिमेंट मौजूद है उसको खुल के एंजॉय करें। बाद में हमारी उम्र में आके शरारत करना बंदा बहुत बुरा लगता है कि बाबा खिसक गया, पागल हो गया बाबा। ठीक है, सो कोशिश करें कि बहुत फोकस्ड रहें लेकिन साथ साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करें। आज हमने एक्सरसाइज 2 का रिमेनिंग पार्ट करना है। कल जब हमारी डिस्कशन ख़त्म हुई थी तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि हाफ हम आज करें और हाफ कल करेंगे। ठीक है जी। सो आप आगे देखें, ही इज़ ओल्डर दैन मी। इसको भी ज़रा देख लें। ये इसलिए ज़रूरी है इस बात को समझना, इस रूल को समझना ज़रूरी है कि स्पोकन इंग्लिश में हम अक्सर ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ही इज़ ओल्डर दैन मी, यू आर क्लेवर दैन मी, तो मी नहीं आएगा। रूल लिख रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, एज और देन, इन सब के बाद you will always used subjective case of pronoun। इनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं होगा। अब सब्जेक्टिव केस क्या है लिख भी देता हूं। I, we, you, he, she, it और they, ये सारे के सारे क्या हैं? All of these are subjective case of pronoun। तो is, am, are, was, were, as, then, इन सब के बाद क्या होगा? subjective case इस्तेमाल होगा। तो he is older than me नहीं होगा, he is older than I होगा। सो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बनेगी ऑप्शन बी। आगे देखिएगा जी, नंबर 7 पे, द मैन इज माई ब्रदर हु इज सिटिंग देयर। अब इसमें जो एरर है वो देख लें, मैं इधर लिख देता हूँ। यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या, कौन से हैं कॉमनली यूज होने वाले? मैं इधर लिख भी रहा हूं नीचे, हु, होम, व्हिच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इनका रूल क्या है? that all of them must be used right after the antecedent। जिस नाउन को ये रेफ़र कर रहे हैं जो इनका एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट हम कल के लेक्चर में कर चुके जब हमने हु और होम का किया था। जो इनका एंटीसीडेंट है उसके फ़ौरन बाद इनको इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, और आपको याद होगा मिस्टर चिप्स का हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये बताया भी था कि जिसमें वो कहता है ना, चिप्स had put in for Brookfield after a year at Melbury which he had not liked। तो विच मेलबरी के बाद इस्तेमाल हुआ था, तो इट मीन उसको क्या पसंद नहीं आया? मेलबरी पसंद नहीं आया था उसको। तो ये अपनी एंटीसीडेंट के फ़ौरन बाद इस्तेमाल होगा। एक एग्जांपल नीचे दे देता हूँ।
ये देखें, मैं कहता हूं आई met a boy in the street who was blind. अब ये क्या है, ये एग्जाम्पल गलत है, बिकॉज हु कब इस्तेमाल हो रहा है, स्ट्रीट के बाद. स्ट्रीट तो ब्लाइंड नहीं होगी ना, बॉय ब्लाइंड होगा. सो करेक्ट क्या होगा, आई met a boy who was blind अब सुनने में आपको ये बहुत गलत लग रहा होगा, बट यही करेक्ट है, क्योंकि लड़का ब्लाइंड है तो हु वाज ब्लाइंड किसके बाद आना चाहिए, बॉय के बाद, ना कि स्ट्रीट के बाद. तो इस हिसाब से दिस मैन इज माई ब्रदर हु इज सिटिंग देयर. अब हु इज सिटिंग देयर, ये किसको रेफर, ब्रदर को रेफर नहीं करना चाह रहा, ये मैन को रेफर करना चाह रहा है. सो द मैन हु इज सिटिंग देयर इज माई ब्रदर. ये राइट ऑप्शन होगी, ऑप्शन डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आगे चलें जी. आई लाइक सच थिंग्स एज आर अट्रैक्टिव. विच आर अट्रैक्टिव नहीं होता, मैं इधर लिख देता हूं कुछ प्रोनाउन वो हैं जो हमेशा पेयर में इस्तेमाल होंगे, दे विल ऑलवेज बी यूज्ड इन पेयर. नेक्स्ट देखते हैं बेटे, आई लाइक सच थिंग्स विच आर अट्रैक्टिव. अब कुछ प्रोनाउन वो हैं कि हमेशा उन्हें हम इस्तेमाल करेंगे पेयर्स में. इन प्रोनाउंस को हम कहते हैं कोरिलेटिव प्रोनाउंस. कोरिलेटिव क्यों कहते हैं, बिकॉज दे लिंक ईच अदर, दे रिलेट विद ईच अदर, इसलिए हम इनको कोरिलेटिव कहते हैं. एंड दे आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स. ये हमेशा इकट्ठे इस्तेमाल होंगे. अगर एक आ गया तो अगला वही वाला प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे. मसलन दो जो मोस्ट कॉमन है वो बता रहा हूं. एक है सेम और दैट. सेम विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय दैट. विच नहीं आएगा, हु नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा. और इसी तरह सच विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एस. एग्जाम्पल्स दे देता हूं इसकी. ही इज the same boy that helped me. अब चूंकि सेम आ गया तो सेम के बाद अदरवाइज हमने क्या यूज किया था, who helped me. लेकिन चूंकि सेम आ गया तो सेम के बाद क्या इस्तेमाल होगा, that. हम कहते हैं it is such a book as I like. which I like नहीं कहेंगे, क्या आएंगे, as I like. तो ये हमेशा पेयर में इस्तेमाल होंगे. I like such things which are attractive नहीं होगा, I like such things as are attractive. So option D, it will be the right option. Number 9 पे जाएं जी. These two boys hate one another. अब इसमें कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो हम दो लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दो से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं. मैं इधर लिख देता हूँ. Two persons or more than two persons. अब इसमें ज़रा देख लें,
अगर 2 लोग होंगे तो हम यूज करेंगे ईच, और अगर 2 से ज्यादा लोग होंगे तो एवरी या एनी। इसी तरह अगर 2 लोग होंगे तो ईच वन, और अगर 2 से ज्यादा होंगे तो एवरीवन या एनीवन। इसी तरह 2 लोग होंगे तो ईदर, और 2 से ज्यादा लोग होंगे तो एनी। 2 लोग होंगे तो नीदर, और 2 से ज्यादा लोग होंगे तो नन। इसी तरह 2 लोग होंगे तो ईच अदर, और 2 से ज्यादा लोग होंगे तो वन अनदर। ठीक है कि अगर बात 2 लोगों में है तो ईच, 2 से ज्यादा में है तो एवरी। अब ये देखें दीज 2 बॉयज है, तो दीज 2 बॉयज कितने हैं? 2, तो ये वन अनदर नहीं होगा, ये क्या होगा? दीज 2 बॉय हेट ईच अदर, तो ईच अदर विल बी द राइट ऑप्शन। सो यहां हम देखेंगे कि ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 10 पे चलते हैं जी। ही अवेल्ड ऑफ द लीव। कुछ वर्ब्स बेटे ऐसे हैं कुछ वर्ब्स वो हैं जो हमेशा, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? सेल्फ फैमिली के जितने प्रोनाउन है ना, सेल्फ फैमिली प्रोनाउन, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। और वो कौन से हैं जी? वो वर्ब्स भी देख लें। वो हैं अवेल, रिजाइन, एक्विट, डिसगाइज। इन सब के बाद क्या लगेगा? इंजॉय, और वो भी है लेकिन वो फिर उसमें हमें थोड़ी सी तफसील की ज़रूरत है, वो बाद में हम कर लेंगे किसी वक्त। तो इन सब के बाद क्या लगेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। तो ही अवेल्ड ऑफ द लीव नहीं होगा, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द लीव होगा। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है मेरे बेटे, अब हम चलते हैं, ये एक्सरसाइज 2 हमारी कंप्लीट हुई। आगे अब प्रोनाउन और नाउन, इन दोनों का एक मिक्सचर एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि आपका जो वर्ब है दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। और अब सब्जेक्ट क्या होता है? मिक्सचर मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। उसी के अकॉर्डिंगली आपने वर्ब यूज़ करना होता है। सो उसको हम देखते हैं एक्सरसाइज 3, मैं इधर लिख भी देता हूँ, इसके ज़रा की नोट कर लें ताकि आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर हो जाए चीज़ आपको। चलें जी, 500 रुपीज़ आर नॉट अ लार्ज सम फॉर दिस टेबल। अब इसमें देखें
500 रुपीज़, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसका टॉपिक है। मैं लिख भी देता हूँ, दैट इज द टॉपिक। अब इसमें जो पहला काम आपने करना होता है ना, वो करना होता है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट याद रखें, सब्जेक्ट के बारे में हमारी बड़ी एक मिसकंसेप्शन है, मिसपरसेप्शन है। हम समझते हैं डोर ऑफ द एक्शन, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसको सब्जेक्ट नहीं कहते। सब्जेक्ट होता है बुनियादी तौर पर टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। काम करने वाले को सब्जेक्ट नहीं कहते। अगर काम करने वाले को सब्जेक्ट कहें तो फिर मैं कहता हूँ कि लाहौर इज़ अ फेमस सिटी। अब इसमें लाहौर क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ द चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल, चेयर कुछ भी नहीं कर रही। मैं कहता हूँ द बोर्ड इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, बोर्ड कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसमें हमारे सब्जेक्ट इसका मतलब है नहीं है? नहीं, सब्जेक्ट डेफिनेटली है, और उसकी डेफिनेशन हमने गलत की हुई है। सब्जेक्ट होता है दैट इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। मैं इधर लिख भी देता हूँ, subject as the topic of सब्जेक्ट का जो उर्दू तर्जुमा है ना, वो हम गलत करते हैं, और हमारी किताबों की किताबें भरी पड़ी हैं। हम कहते हैं सब्जेक्ट का तर्जुमा फाइल, फाइल नहीं होता, सब्जेक्ट मौजू होता है, टॉपिक होता है। ठीक है, तो टॉपिक आइडेंटिफाई करें, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे चलें। अब देखिए 500 रुपीज़ आर नॉट अ लार्ज सम फॉर दिस टेबल। अब इसमें जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो 500 रुपीज़ नहीं है। मैं ज़रा आपकी ठहरे की बना दूं पहले। की बना दूं। अब देखिए टॉपिक अ लार्ज सम है, एक बड़ी रकम को, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, और बड़ी रकम सिंगुलर है, तो लिहाजा वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो 500 रुपीज़ इज़ नॉट अ लार्ज सम फॉर दिस टेबल। सो ऑप्शन क्या हम चूज करेंगे? ऑप्शन विल बी सी। नंबर 2 पर जाएं। ब्रेड एंड बटर आर ऑल दैट वी वांट। अब इसमें ज़रा देख लें एक चीज़ को बड़े ध्यान से, कि ब्रेड एंड बटर ये क्या है? इट्स ए ईडियम। इसका मतलब होता है रोजी रोटी, डेली का खाना पीना, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़रूरियात। तो ये डबल रोटी और मक्खन ये दो चीज़ें नहीं है। अदरवाइज तो एंड लगाएं तो हम क्या करते हैं? आर लगा देते हैं ना। जैसे हम कहें कि जी असलम एंड अली आर गोइंग, तो वो इसलिए लगाते हैं कि वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये दो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, ये ईडियम है, ये सिंगुलर ही इसको ट्रीट करते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ब्रेड एंड बटर ऑल, आर ऑल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल दैट वी वांट। ऑप्शन डी इसमें हम अपनी करेक्ट ऑप्शन के तौर पर चूज करेंगे। नंबर 3 देखें। द वर्चुअस इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। अब द वर्चुअस कह रहे हैं, दा क्या करते हैं? ठीक है, पूरी की पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, द वर्चुअस, नेक लोगों की हर जगह इज्जत की जाती है। तो द वर्चुअस जब हम बात कर रहे हैं, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली एक शख्स नहीं होगा, उसमें क्या होंगे? ज़्यादा सारे लोग होंगे। इसलिए हम उसको सिंगुलर के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। क्या करेंगे?
इसीलिए हम इसको करेंगे प्लूरल के तौर पर। तो द वर्चुअस आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, ऑप्शन यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे, ऑप्शन इसके लिए चूज करेंगे बीटा। नंबर 4 देखें जी, मैनी अ बॉय वर एब्सेंट टुडे। अब ये ज़रा ट्रिकी है, मैं ऊपर इसको लिख देता हूँ आप बच्चों के लिए। ये दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं, एक है मैनी और एक है मैनी आ। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैनी के साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, और मैनी आ के साथ, सॉरी मैनी आ के साथ इधर हमने करना था, ऐसे कर देते हैं। और खाली जो मैनी है इसके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। आपके टेक्स्ट से भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। वो कहते हैं एंड ही ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक देन मैनी अ बॉय हु डज गुड वर्क। हु डू नहीं कहता, और मैनी अ बॉय कहते हैं, मैनी अ बॉयज नहीं कहता, क्योंकि मैनी आ के बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं। उर्दू में इन दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या है, बहुत से, लेकिन इंग्लिश में इनका यूजेज फर्क है। तो ये देख लें, यू एज वेल एज आई एम गोइंग देयर। अब इसमें भी एक चीज देख लें, all nouns or pronouns used after as well as along with in addition to, इनके बाद जितने भी नाउन इस्तेमाल होंगे आर नॉट द, इनके बाद जो भी नाउन इस्तेमाल हो रहा है ना, वो हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होगा। जैसे मैं कहूं ही एज वेल एज his parents is living here, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, ओनली ही बाकी की चीज हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। बाकी क्या होगा, एज वेल एज हिज पेरेंट्स, इसके बाद जो कुछ आ रहा है ना, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट में शामिल नहीं है, सब्जेक्ट में इससे पहले पहले की चीज़ शामिल है। तो अब सिर्फ यू हम शामिल करेंगे, बाकी चीज़ें शामिल नहीं करेंगे। तो यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं, एम यूज़ नहीं करते। यू एज वेल एज आई आर गोइंग देयर। सो ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी, ये नंबर 5 है, इसकी ऑप्शन बनेगी डेल्टा। नंबर 4 के ऑप्शन सॉरी मैंने मिस कर दी। मैनी अ बॉय वॉज एब्सेंट टुडे, ऑप्शन सी हम उसकी देखेंगे।
नंबर 6 पे जाएं जी। माई ब्रदर्स ओनली हेल्प वर हिज फ्रेंड्स। अब उसके दोस्त सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर्स ओनली हेल्प, मेरे भाइयों का वाहिद सहारा। तो अब सहारा क्या है? सिंगुलर है ना, तो आर तो नहीं होगा, क्या होगा? वर नहीं होगा, सॉरी, क्या होगा? वॉज होगा। तो माई ब्रदर्स ओनली हेल्प वॉज हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इस पे भी हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 7 पे जाएं जी। नन ऑफ यू हैव ट्राइड टू हेल्प मी, हम ऑलरेडी कर चुके, पिछले लेक्चर में शायद हमने किया था कि सारे के सारे, हाँ पिछले लेक्चर में हमने किया है कि वो जो नो वन, नन, नथिंग, ये सारे जो फैमिली थी, इसको हमने क्या कहा कि इन सब के साथ सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो नन ऑफ यू हैव नहीं आएगा, क्योंकि नन आ गया तो क्या आएगा? नन ऑफ यू हैज़ ट्राइड टू हेल्प मी, ऑप्शन अल्फा। नंबर 7 पे नंबर 8 पे सॉरी चलते हैं जी। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर, नीदर के साथ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या करेंगे? सिंगुलर। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर, नीदर और नॉर का एक अलग से रूल भी है, वो हम आगे चल के फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर इज एट फॉल्ट, ठीक है जी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। He is one of those who stands by their friends। अब देखें who से पहले क्या आ रहा है? अभी हमने किया ना एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या है? दोज, दोज क्या है? प्लूरल। तो who के बाद जो वर्ब इस्तेमाल होना है वो भी किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होना है? एंटीसीडेंट के। जैसे हमने किया था ना, इट इज़ मी, सॉरी इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। अब आई से पहले क्या था? मैं दोबारा आपको याद भी करवा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। वो था it is I who am to blame, याद है? तो am हमने क्यों लगाया था कि who से पहले I आ रहा था और I के अकॉर्डिंगली who के बाद वाला verb लगाना था। तो अब क्या आ रहा है? अब who से पहले those आ रहा है, तो who के बाद क्या लगेगा? प्लूरल। तो stands नहीं आएगा। he is one of those who stand by their friends। ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? ऑप्शन विल बी ए। और नंबर 10 पे पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर हमेशा नाउन इस्तेमाल होता है, प्लूरल कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगी? ऑप्शन अल्फा। ले बेटे, इसके साथ ही हम आज का लेक्चर अपना वाइंड अप करें। कल इंशाल्लाह आप बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सारे बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।